वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें हमने पढ़ा था कि टोटल 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जिससे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटन इन द सेंटर एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल की 29 बोन्स, सिंगल स्टर्नम बोन, 12 पेयर ऑफ रिब्स दैट इज 24 एंड वर्टिब्रल कॉलम विच हैज 26 बोन्स को डिटेल में स्टडी किया था। हमने टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशंस इन द डिफरेंट वर्टिब्रे। सो वील स्टार्ट फर्स्ट विद द सर्वाइकल वर्टिब्रे। They are present in the neck region, so they are also called neck vertebrae. Now, टोटल कितनी होती है आपको याद होना चाहिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 7, यानी C1 to C7 इन्हें इस तरह से लिखा जाता है, C1 to C7 दे आर रिटन लाइक दिस। इसमें से स्टूडेंट्स जो C1, 2 and 7 हैं दे आर एटिपिकल, दैट मीन्स इनका स्ट्रक्चर टिपिकल वर्टिब्रा से डिफरेंट होगा, बट 3, 4, 5, 6 दे आर टिपिकल वर्टिब्रा। सो हम उनकी बात नहीं करेंगे बिकॉज टिपिकल वर्टिब्रे के स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, which of the following is atypical? C1, C2 and C7. That means they will have some differences from the typical vertebra. So they are atypical vertebrae. Very important. Atypical. Now, we'll take all of these one by one. सबसे पहले let's start with C1. C1 यानी first cervical vertebrae. ब्रेन के बाद जो स्कल है, स्कल के ठीक नीचे जो पहली वर्टिब्रा होगी C1, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स एटलस। ये नाम आपको याद होना चाहिए, क्यों कहते हैं वो भी अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। C1 और एटलस कैसी होती है स्टूडेंट्स, इसके ठीक ऊपर पूरा स्कल है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक, अगर आपने कभी फोटो देखा हो, अगर आप परी कथाएं और ग्रीक स्टोरीज पढ़ते हो, तो उसमें एक इंसान, एक दौड़ता हुआ आदमी होता है, ग्रीक गॉड, और उनके कंधे पे ऐसे पूरा ग्लोब यानी पूरी अर्थ होती है। तो एक तरह से इस वर्टिब्रा के ऊपर पूरा स्कल है, इसीलिए इसको एटलस कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन दैट ग्रीक माइथोलॉजी, एटलस गॉड, जो ग्रीक गॉड है उनके ऊपर ये नाम रखा गया है क्योंकि इसके ऊपर स्कल प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट इट बियर्स द स्कल, फर्स्ट पॉइंट। नाउ ये एक रिंग शेप की है। कैसी होती है ये? इसमें कोई सेंट्रम नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, केवल एक न्यूरल कैनाल है पतली सी। अब इसको स्कल में कहाँ अटैच होगी? स्कल की जो सबसे पीछे वाली बोन है, आपको याद हो जिसे हमने क्या कहा था, ऑक्सीपिटल बोन। इसमें 2 कॉन्डाइल्स थे, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। इन 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से इसको अटैच होना है। कैसे अटैच होती है? इस पर कोई बॉडी नहीं है, कोई सेंट्रम नहीं है। इसमें 2 डिप्रेशंस होते हैं अपर सरफेस पे, जिससे कि ये इसके सपोज ये गड्ढा है, ये डिप्रेशन है, लाइक सपोज दिस इज द स्कल, ये कॉन्डाइल्स हैं लाइक दिस, ये है हमारी, इट इज अ रिंग शेप्ड लाइक दिस, ऐसी। तो ये जो जगह है, दिस डिप्रेशन, दिस इज अ फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। सो क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? देयर इज नो सेंट्रम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की, विच वर्टिब्रा डज नॉट हैव सेंट्रम? दिस इज द ओनली वर्टिब्रे। सो नो सेंट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसमें प्रेजेंट हैं फैसेट्स फॉर आर्टिकुलेशन विथ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, और 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं, तो ये फैसेट्स भी कितने होंगे? 2 इन नंबर, दैट मीन्स 1 पेयर। सो लेट अस राइट देयर 2, जिनके थ्रू ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में आर्टिकुलेट करती है, जॉइंट बनाती है। प्लस क्योंकि इसके ऊपर कोई वर्टिब्रा नहीं है, और हमने पढ़ा था 2 वर्टिब्रा को जॉइन कौन कौन करता है, प्री ज़ाइगैपोफाइसिस एंड पोस्ट ज़ाइगैपोफाइसिस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में। ऊपर कोई वर्टिब्रा नहीं है, तो जो प्री ज़ाइगैपोफाइसिस है वो होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। सो प्री ज़ाइगैपोफाइसिस इज एब्सेंट, दिस इज एब्सेंट।
देन इसमें न्यूरल कैनाल प्रेजेंट है, बट न्यूरल स्पाइन और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस बहुत रिड्यूस्ड हैं. सम बुक्स से दैट न्यूरल स्पाइन इज एब्सेंट, बट हमें इसको रिड्यूस्ड लर्न करना है. सो रिड्यूस्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस बिल्कुल एक रिंग की तरह है स्टूडेंट्स. ये जो रिंग जो है वो बेसिकली क्या है, दैट रिंग इज द न्यूरल कैनाल. ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड न्यूरल स्पाइन दे आर रिड्यूस्ड, बट इसे नीचे वाली वर्टिब्रा के साथ अटैच होना है तो पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट होगा, नंबर 1. नंबर 2, इसमें एक और कैनाल होती है, एक और वी कैन से एक सर्कल, खाली खोखली जगह होती है. जो सेकंड वाली सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें एक ऐसा खूंटी जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इसके अंदर अटैच हो जाएगा. सो दैट मीन्स ये किस तरह का स्ट्रक्चर होगा अगर मैं बनाऊं, इट इज समथिंग लाइक दिस. ये एक खाली जगह और ये एक खाली जगह. ट्रांसवर्स प्रोसेस, न्यूरल स्पाइन वेरी रिड्यूस्ड. यहाँ पे ये फैसेट्स हैं जिनके साथ ये अटैच होगी ऊपर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से. एंड दिस इज द न्यूरल कैनाल जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ रहा है. दिस इज C1 वर्टिब्रा. एंड दिस फोसा, दिस खाली जगह इज कॉल्ड ओडोंटॉइड फोसा और ओडोंटॉइड कैनाल. सो दिस इज ओडोंटॉइड फोसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो नेक्स्ट वाली वर्टिब्रा है उसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस है, खूंटी कील जैसा, वो इस जगह पे आकर इस तरह से अटैच हो जाएगा. ऑलराइट, सो और क्या है इसमें, ओडोंटॉइड फोसा प्रेजेंट टू articulate with odontoid process of second cervical vertebra. We'll talk about this. So इसमें odontoid fossa है, number 1 important question. प्लस ये occipital condyles यानी skull के साथ joint बनाएगा and it bears the skull and it has no centrum. It is ring like. Let us write, it is ring like bone, ring shaped bone. ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसका शेप पूछते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये यहाँ पर स्कल से अटैच है, इसी के कारण हम इस तरह से मूव कर पाते हैं. ये जो येस मूवमेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ द जॉइंट बिटवीन स्कल कॉन्डाइल्स एंड C1 वर्टिब्रा. सो दिस येस मूवमेंट, ये जो नॉडिंग मूवमेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ एटलस. और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसीलिए एटलस को येस बोन भी कहते हैं या नॉडिंग बोन भी कहते हैं. नॉडिंग, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड येस बोन और नॉडिंग बोन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. और ये येस किसके कारण है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ जो ये अटैच है. सो दिस इज C1. Now let's talk about the second cervical vertebra which is again atypical. इसमें भी कुछ different है. क्या different है, C2. इसे कहते हैं स्टूडेंट्स एक्सिस और नो बोन. ये जो नो करते हैं लाइक दिस मूवमेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ द जॉइंट बिटवीन C1 एंड C2. कैसे अभी हम पढ़ते हैं, नो बोन. क्या होता है इसमें, मेन चीज क्या है स्टूडेंट्स, अब इसमें प्री ज़ाइगोपोफाइसिस होगा क्योंकि इसे C1 के साथ अटैच होना है. पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस होगा क्योंकि इसको C3 के साथ अटैच होना है. ट्रांसवर्स प्रोसेस भी है, न्यूरल स्पाइन भी है, सेंट्रम भी है. इट इज ऑल द पार्ट्स. न्यूरल कैनाल भी है जिससे कि थ्रू स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू कर रहा है. बट इसमें क्या होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस. लेट अस सपोज ये सेंट्रम, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, दिस इज द न्यूरल स्पाइन लाइक दिस, ये न्यूरल कैनाल, ये सेंट्रम. बट यहाँ पर सेंट्रम के और आगे एक उभार, एक कील जैसा स्ट्रक्चर है, एक नुकीला सा. दिस इज कॉल्ड ओडोंटॉइड प्रोसेस. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ओडोंटॉइड प्रोसेस किस में है, C2 में, और ओडोंटॉइड फोसा किस में है, C1 में. ऑलराइट, सो इट इज लाइक ये ओडोंटॉइड फोसा है, दिस छेद ऊपर वाली में,
और ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है, कील नुकीला सा, ये इसमें अटैच हो गया लाइक दिस, इट गोज इन टू दिस एंड देन इट मूव्स लाइक दिस, इसीलिए हम ये मूवमेंट कर पाते हैं, नो मूवमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट. ऑल राइट, सो इसका मेन फीचर जो है दैट इज ओडोंटॉइड प्रोसेस. इस ओडोंटॉइड प्रोसेस को स्टूडेंट्स डेंस भी कहते हैं एंड इट इज अ पेग लाइक स्ट्रक्चर. पेग का मतलब होता है खूंटी या कील, सो इट्स अ पेग लाइक स्ट्रक्चर, नंबर वन. देन दिस आर्टिकुलेट्स with odontoid fossa of C1 and this is responsible for sideways movement, that is no movement. Sideways, that is no, जो हम no कहते हैं, no movement of skull. So these are the important questions, direct questions. Odontoid process किसके साथ articulate करता है and the no movement. Now C3, 4, 5, 6 they are like typical vertebra, so we are not discussing. Then C7. C7 का कोई अलग से नाम नहीं है स्टूडेंट्स. C7 वर्टिब्रा जो है उसका मेन जो हमें याद रखना है, ये लास्ट सर्वाइकल है, इसके बाद थोरैसिक स्टार्ट हो जाएगा. इसमें भी न्यूरल कैनाल होगी, सेंट्रम होगा, दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे, न्यूरल स्पाइन होगा, प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस होंगे क्योंकि इसके ऊपर C6 है, नीचे T1 है. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो इसका जो न्यूरल स्पाइन है वो बाइफिड नहीं है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट न्यूरल स्पाइन इज नॉट बाइफिड, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली स्टूडेंट्स, अगर आप आपकी गर्दन पे पीछे से नेक पे हाथ नीचे करते जाएं तो नेक के लास्ट में आपको एक मोटा सा उभार फील होगा. वहाँ पे नेक कंप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है. वो जो प्रोमिनेंस है वो इसी C7 का प्रोमिनेंस है, इसीलिए इसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी कहते हैं क्योंकि प्रोमिनेंट एक बना रही है हमारे नेक का, एक उभार बना रही है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रा प्रोमिनेंस. एक क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्री इज नोन एज वर्टिब्रा प्रोमिनेंस? इट इज C7. एंड वाई? बिकॉज इट फॉर्म्स prominence of neck. So these are the important questions which comes. All right, so this is about the cervical vertebra. You note this down, then we'll talk about the thoracic vertebra. So now let's talk about the second type of vertebra which is present in the chest region, and that is the thoracic vertebrae. Now students, thoracic vertebrae जो हैं ये definitely 12 होंगे नंबर में, बिकॉज इस रीजन में 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं जिन्हें इनसे अटैच होना है, और ये दे आर मच लार्जर देन द सर्वाइकल वर्टिब्रा. वो तो नेक रीजन में बहुत स्मॉल स्पेस है तो दे आर डेफिनेटली स्मॉलर, दीज आर डेफिनेटली लार्जर. इनमें 2 to 8 यानी वी कैन से T2 to T8 दे आर typical vertebra. That means T1 and T9 to T12 they are atypical. ये क्वेश्चन पूछते हैं. These are atypical. Rest all are typical vertebrae. क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके स्टूडेंट्स? ये बिल्कुल किसी भी टिपिकल वर्टिब्रा की तरह इसमें न्यूरल कैनाल होगा, सेंट्रम होगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे, न्यूरल स्पाइन होगा, प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस होंगे. हम एक बार क्विकली बना लेते हैं, सपोज लाइक दिस, बट दिस इज मच लार्जर. इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं वो थोड़े से और ज़्यादा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं. प्लस देयर इज दिस न्यूरल स्पाइन लाइक एनी अदर, आई एम नॉट लेबलिंग देम, एंड दिस इज द सेंट्रम. इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है इसमें प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस तो हैं ही, लाइक दिस, डिप्रेशंस हैं ये, बट यहाँ पे किसे अटैच होना है? रिब्स को अटैच होना है. तो रिब्स के अटैच होने के लिए यहाँ पर अगेन 2, एक इधर पेयर एंड 1 पेयर हेयर. 2 क्या कहना चाहिए, वी कैन से
फोसा प्रेजेंट होते हैं, फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं, डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रिब्स हैं, सपोज ये एक रिब मैं बनाऊं, ये पीछे गई, सो इस रिब के हेड में दो पार्ट्स हैं, लाइक दिस एंड दिस इज अ रिब। आगे ये स्टर्नम से अटैच है, इफ यू रिमेंबर। सो इसके रिब के टू हेड्स, टू प्रोसेसेस हैं हेड्स में, वन इज ट्यूबरकल एंड वन इज कैपिटलम। सो ट्यूबरकल और कैपिटलम से अटैच होने के लिए इनमें दो फेसेट्स मिलेंगे, सिर्फ थोरैसिक वर्टिब्रा में मिल रहे हैं वो, बाकी किसी वर्टिब्रा में नहीं मिलेंगे क्योंकि इन्हीं पर रिब्स अटैच हो रही हैं। सो दे हैव टू फेसेट्स, टू एक्स्ट्रा फेसेट्स। बाकी तो जो हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वी आर नॉट राइटिंग, जिसमें से क्या क्या हो जाएगा, वन पेयर ईच फॉर, क्योंकि इस तरफ से भी रिब आ रही है और उस साइड से भी रिब आ रही है, दिस इज द रिब, वन पेयर ईच फॉर ट्यूबरकल एंड कैपिटुलम ऑफ रिब। इनसे अटैच होने के लिए इनके पास वन वन पेयर, लेट अस सपोज दिस इज फॉर ट्यूबरकल एंड दिस इज फॉर कैपिटुलम। सो दिस इज द thoracic vertebra. Now let's talk about the lumbar vertebra. Lumbar vertebra are 5 in number, और स्टूडेंट्स हमारी पूरी मेन बॉडी का वेट जो है वो इसी पार्ट पे पड़ता है। सो दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट, लार्जेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सो लेट मी राइट, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और नेचुरली क्या हो जाएंगे, हेवीएस्ट। तो हम उसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बट अगर हमें लंबर वर्टिब्रा बनानी है तो हम टिपिकल सारा पॉइंट्स बनाएंगे, और बट सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा बनाएंगे। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यही बॉडी का वेट बेसिकली बेयर करती है। सो दिस इज द वेट बेयरिंग वर्टिब्रे, वेट बेयरिंग वर्टिब्रे। दिस इज अनदर डायरेक्ट क्वेश्चन विच कम्स इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, नेक वर्टिब्रे का मेन काम था स्कल को सपोर्ट करना प्लस येस एंड नो मूवमेंट्स और नेक के मूवमेंट्स होना। थोरैसिक वर्टिब्रा का मेन रोल है रिब्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करना। वेट बेयरिंग मेन रोल है लंबर वर्टिब्रे का, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क भी लंबर वर्टिब्रे रीजन में ही होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज सैक्रम। सैक्रम जो है ये 4 फ्यूज्ड 5 वर्टिब्रे से फ्यूज होके बनी है। दिस इज 1 इन नंबर, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं 5, ऑलराइट। और ये सैक्रम जो होता है ये पेल्विक एरिया बना रहा है, ये फीमेल्स में वाइडर होता है ताकि फीमेल्स का पेल्विस हिप जॉइंट जो है वो पूरा का पूरा हिप एरिया जो है वो वाइड हो जाए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ताकि जब डिलीवरी होगी फीटस उसके थ्रू बाहर आएगा, सो दे नीड अ ब्रॉडर एरिया। सो वी कैन राइट दैट इट इज वाइडर इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। And then there is coccyx, which is the tail one. This is also one formed by fusion of 4. और ये जो है स्टूडेंट्स, ये वेस्टिजियल है अब ह्यूमंस में, बिकॉज वी डोंट हैव टेल, इट इज़ वेस्टिजियल इन ह्यूमंस। किस तरह से होता है ये सैक्रम? इस तरह का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। लेट मी राइट ट्राइंगुलर, पूछते हैं। और ये 5 के फ्यूज होने से बना है, तो जहाँ जहाँ ये फ्यूज होती है वहाँ इस तरह के छोटे छोटे गैप्स दिखते हैं, लाइक दिस। सो दिस इज 1 2 3, देन 4th एंड देन 5th वन, और फिर ये आगे कंटिन्यू करता है कॉक्सिक्स में जो छोटी छोटी 4 बोन से फ्यूज होके बना है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, द सैक्रम एंड द कॉक्सिक्स। सो दिस इज अबाउट द वर्टिब्रे। नाउ इफ वी वांट टू राइट द फॉर्मूला, लेट मी राइट वर्टिब्री फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लिखते हैं इसे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C7 T12 L5 S1 है, लेकिन बना 5 से है तो 5 को ब्रैकेट में इस तरह से लिखा जाता है। और कॉडल के लिए जो कॉक्सिक्स है वो टेल में है, टिप पे है, पोस्टीरियर एंड को कॉडा बोलते हैं। सो कॉडल या कॉक्सिक्स ये 4 के फ्यूज होने से बना है। इसे काउंट 1 1 करेंगे, ब्रैकेट में है यानी काउंटेड एज 1 बोन, बट मेड अप ऑफ 5 एंड मेड अप ऑफ 4 फ्यूज्ड।
सो दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछते हैं कि इस ब्रैकेट का क्या मतलब है। ब्रैकेट का मतलब है इट इज काउंटेड एज वन बोन बट इट इज मेड अप ऑफ 4 फ्यूज्ड बोन्स। स्टूडेंट्स कई बुक्स में CD की जगह CO लिखा होगा, दैट इज ऑल्सो फाइन कॉकिक्स के लिए। हम C केवल नहीं लिख सकते क्योंकि C हम ऑलरेडी सर्वाइकल के लिए यूज कर चुके हैं। सो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। You note this down. With this we have completed the axial skeleton which has 80 bones. Now we will talk about the appendicular skeleton which has the remaining 126 bones. Please note it down. Now students, let's try to understand the appendicular skeleton. Appendicular skeleton मतलब वो part जो इस main skeleton से attach है। हमारे 2 forelimbs that is 2 hands and 2 hind limbs that is 2 legs, और इन्हें जो join कर रहा है center से that is both the shoulders and both the hip joints. So now let's start with appendicular skeleton. हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें टोटल there will be 126 bones. This will be the total number of bones. Now इसमें हम पहले पढ़ेंगे forearms and the pectoral girdle and then we'll read the hind limbs and the pelvic girdle. तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं, let's first read the pectoral girdle which is actually making the shoulders. Pectoral girdle. 1 and 1. There are 2 pectoral girdles. 1 on each side. And each has 2 bones. That means total bones कितनी हो गई pectoral girdle में students? 2 into 2. That means 4 bones. 2 इधर 2 इधर। कौन कौन सी bones हैं वो? First is the scapula. Scapula bone. Try to understand. ये bone जो है students, ये इधर है। ये अगर आप यहाँ पर हाथ लगाएं तो आपको एक ट्राइंगल शेप की बोन है जो यहाँ C7 तक आएगी, सॉरी T7 तक पहुँचेगी। आप इसे नॉर्मली कोई भी अगर इस तरह से मसल इस तरह से यूं एक्शन शो करे तो ये पूरी उभरी हुई दिखती है बटरफ्लाई की तरह, एक इधर और एक इधर। सो स्कैपुला, हाउ मेनी स्कैपुला आर देयर? टोटल देयर आर 2 स्कैपुला इन टोटल। कहाँ प्रेजेंट है ये स्टूडेंट्स? ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है बॉडी के। सो डॉर्सल सरफेस और डॉर्सल साइड ऑफ कौन सा एरिया है ये बॉडी का? थोरैक्स रीजन है। So dorsal surface of thorax between 2nd and 7th rib. ये फर्स्ट रिब तो यहीं अटैच हो जाती है बिल्कुल यहाँ नेक के, ये थोड़ा सा नीचे से 2nd से लेके 7th रिब के बीच में। सो बिटवीन 2nd to 7th रिब्स। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन में रिब्स ना देकर वर्टिब्रे दे देते हैं तो T2 to T7 हो जाएगा, बट एक्चुअली ये रिब्स के वाले पार्ट में प्रेजेंट है, उस लेवल पे प्रेजेंट है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछा जाता है। दिस इज द डॉर्सल बोन, क्योंकि ये जो कॉलर बोन है ये फ्रंट में है, ये पीछे है। सो दिस इज द डॉर्सल बोन, क्लैविकल इज द एंटीरियर बोन। हम इसे पीछे से ही देखेंगे। सपोज मैं इसी तरह से बैक में खड़ी हूँ और आप पीछे से इस बोन को देखेंगे तो कैसा आएगा आपकी बोन? इट इज ट्राइंगुलर, इट इज समथिंग लाइक दिस। और पीछे एक उभार है ऐसा पूरा, पर हम डायग्राम में उसे उस तरह से नहीं दिखा सकते। डायग्राम में वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। ऑलराइट, बट एक्चुअली ये क्या है स्टूडेंट? सपोज ये स्कैपुला है, हम पीछे से देख रहे हैं, ये इंसान उल्टा हो गया है, ये पीछे से देख रहे हैं हम इसको। ये तो बोन है और इस बोन में ऐसे एक स्पाइन निकला हुआ है। ये जो स्पाइन है हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसके एक डिप्रेशन है जिसे जिसे एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, इस तरह से उभार है ये। और फ्रंट में क्या है स्टूडेंट्स? फ्रंट में क्लैविकल बोन है, ठीक है, ये ऐसा फ्रंट है इस इंसान का, ये बैक हो गया। सो ये दिस इज क्लैविकल। ये क्लैविकल इस एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होती है लेटरली बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्लैविकल किससे अटैच है? हम पढ़ चुके हैं स्टर्नम से अटैच है। ऑलराइट, प्लस ये जो स्कैपुला है इसके यहाँ पर ये गड्ढा है, दिस कैविटी, दिस इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी।
यहां पर आकर ये जो हमारी बोन है, आर्म बोन, ह्यूमरस, इसका हेड फिक्स होता है. सो द हेड ऑफ ह्यूमरस फिक्स लाइक दिस. इस तरह से ये हमारी आर्म बोन इसमें फिक्स होगी, हम पढ़ेंगे इस जगह पर आके. ऑलराइट. और यहां पर फ्रंट की तरफ इस तरह से क्लैविकल अटैच होगी, समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट. सो क्या क्या पार्ट्स हो गए हैं. ये स्कैपुला की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ना है. नंबर 1, दिस इज रफली ट्रायंगुलर बोन. देन इसमें मेन क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है. एक तो एक्रोमियन प्रोसेस है. स्टूडेंट्स, आपके लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस किस बोन में है, एक्रोमियन प्रोसेस किस बोन से आर्टिकुलेट करता है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन स्कैपुला. तो आपको हर बोन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और वो किस किस से आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो पता होने चाहिए. एक्रोमियन प्रोसेस आर्टिकुलेट्स विथ clavicle. Then it has glenoid cavity. Very 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 important. दोनों ही बहुत important है. Glenoid cavity. It articulates with head of humerus. जो हमारी आर्म बोन है, हम अभी पढ़ेंगे. Head of humerus to form शोल्डर जॉइंट. ये जो हमारा जॉइंट बन रहा है शोल्डर जॉइंट, इट इज बिकॉज ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैप्यूला. इन दोनों के बीच में बन रहा है. अभी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिससे हम इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. सो नाउ लेट मी लेबल दिस. ये जो गड्ढा है, ये जो कैविटी है, दिस इज द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैप्यूला. This is the head of humerus. This yellow ubhar is the acromion process which is articulating with the clavicle. और यहाँ पर ये एक और उभार होता है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड कोराकॉइड प्रोसेस, जो सिर्फ नाम पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आकर कुछ मसल्स और लिगामेंट्स अटैच होते हैं. सो इट ऑल्सो हैज कोराकॉइड प्रोसेस. एक और उभार इसमें. सो एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लिनॉइड कैविटी एंड कोराकॉइड प्रोसेस, ये 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है स्कैपुला में. 1 स्कैपुला ऑन ईच साइड, सो देयर आर टोटल 2 स्कैपुला. लेट मी राइट 1 ऑन ईच साइड. ऑलराइट, मेकिंग द शोल्डर जॉइंट विथ हेad of humerus. So these are the important structures. Now let's talk about the second bone of this pectoral girdle, and that is the clavicle. Please note it down. Now let's see the second bone of the pectoral girdle, and that is the clavicle. Now clavicle is also called collar bone. Students, इसको beauty bone भी बोलते हैं. अगर आप एक्ट्रेसेस के देखें तो ये बोन बड़ी प्रोमिनेंट होती है. तो ऐसा कहते हैं कि अगर प्रोमिनेंट कॉलर बोन है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी लीन एंड थिन एंड वेरी ब्यूटिफुल. ऑल्दो ब्यूटी हैज़ नो कनेक्शन विद बीइंग लीन एंड थिन, बट दिस इज हाउ द नेम इज एंड वी हैव टू रिमेंबर द नेम. सो कॉलर बोन, ये इस तरह की लॉन्ग एस शेप्ड बोन होती है, समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, सो इट इज अ लॉन्ग थिन एस शेप्ड बोन. टोटल ये भी 2 इन नंबर हो जाएंगे, 1 ऑन ईच साइड. ये मीडियल पार्ट है, ये इसका लेटरल पार्ट है. लेटरली ये किससे अटैच है, स्कैपुला से, और मीडियली किससे अटैच है, स्टर्नम से. सो लेट मी राइट, दिस इज द मीडियल पार्ट, मीडियल एंड, यानी ये बॉडी का सेंटर है, यहाँ पर हैंड्स होंगे. ऑलराइट, सो दिस इज द लेटरल एंड. लेटरल एंड पे ये स्कैपुला से अटैच होगी और मीडियल एंड में ये इस तरह से यहाँ पर ये स्टर्नम होगी. ठीक है, सो मीडियल अटैच्ड टू स्टर्नम. और स्टर्नम के कौन से पार्ट में अटैच्ड है स्टूडेंट्स, आपको याद है जो स्टर्नम का सबसे ऊपर का पार्ट था जिसे हमने मैन्यूब्रियम कहा था, वहां पे एक नॉच थी,
ये नॉच है, ये क्लैविकल है, ये क्लैविकल आके इसमें घुस गई, अटैच हो गई. सो 2 clavicular notch of manubrium part. That was the upper part. हमने स्टर्नम में पढ़ा था. और लेटरली यानी इस तरफ, यहां वाली इस तरफ, यहां वाली इस तरफ, लेटरली दे आर अटैच्ड टू एक्रोमियन. अभी अभी हमने पढ़ा है process of scapula. All right, so this is about the clavicle. So इस तरह से 2 bones on this side, 2 bones on this side, forming the 2 pectoral girdles. यहीं से shoulder joint हो रहा है और अब इनसे जुड़े होंगे दोनों hands. So the appendicular structure में second is the forelimbs, जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में हैंड्स बोलते हैं, बट एक्चुअली दे आर 4 लिम्स. 4 लिम्स जो हैं ये टोटल 2 हैं. सो देयर आर 2 4 एंड टोटल ईच 4 लिम्ब में 30 बोन्स हैं. सो टोटल 60 बोन्स विल बी प्रेजेंट. कैसे, आइए देखें. लेट अस सी. हम ईच 4 लिम्ब की बात कर रहे हैं, एक की, फिर हम उसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे. Each 4 limb has 30 bones. One is this bone, long arm bone. So arm bone. It is called humerus. And this is 1 in number. Then ये जो 4 arm bones हैं, यहाँ पे 2 bones होती हैं. So second is forearm bones, and they are 2 in number. They are radius and ulna. So 1 radius students and 1 ulna. That means total forearm में हमारे 2 bones हैं. Then here इस जगह पर ये जो wrist वाला पार्ट है, इस जहाँ जिस जॉइंट बनेगा, यहाँ छोटी छोटी 8 bones होती हैं. 4 in 1 row, 4 in 1 row. इन्हें carpals कहते हैं. So the third is wrist bones, and they are called carpals, and they are total 8 in number. 4 we can write 4 in each row. There are 2 rows, 4. Then यहाँ पे जो हमारे bones हैं, palm में हमारी 5 fingers हैं, तो 5 bones होंगी. एक इधर इस जगह पे, इधर 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 इधर, ये जो हड्डियां हैं हमारी, they are called palm bones. palm bones, and they are also called, ये कार्पल्स हैं तो इन्हें कहेंगे मेटाकार्पल्स और मेटाकार्पल्स, एंड दे आर 5 in number. देन ये हमारी जो फिंगर्स हैं, इनमें भी तो बोन्स हैं, ये 1 2 3 1 2 3, इसमें 3 बोन्स हैं, इसमें भी 3 बोन्स हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और थंब में कितनी बोन्स हैं? 2, 1 and 2. इन सबको टोटल मिलाकर कहते हैं phalanges. So the 5th is the digit bones. digit हम उंगलियों को कहते हैं, फिंगर्स को, पैर की हो या हाथ की. So digit bones, they are called phalanges. कितनी होंगे? 3 + 3 + 3 + 3 + 2. थंब को सबसे पहले लिखते हैं. So it becomes 2 + 3 + 3 + 3 + 3 is equal to 14. यानी अगर हम टोटल नंबर काउंट करें, 1 in the arm, 2 in the forearm, 8 at wrist, 5 in the palm, and 14 in the fingers or the digits. So 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 5 16, and 16 and 14 is 30. So the total is 30. 30 in this hand and 30 in this hand, connected with the central through scapula and clavicle. So these are all the bones. You note this down, then we'll talk about the important structures of these bones. So now students, we have seen the 30 bones in our hands, and now let's see the important questions, important points जो हमारे लिए important है. हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. I am again saying हम सिर्फ उतनी बात करेंगे which is important for us. So now let's say first is humerus.
दैट इज द आर्म बोन. नाउ 1 इन नंबर. अब ये शोल्डर जॉइंट बनाएगी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्कैपुला के साथ. कुछ इस तरह से होगी ह्यूमरस स्टूडेंट्स. ये हेड है इसका, लाइक दिस. यहां पर इसके एक हल्का सा उभार रहता है बॉडी में, इतना नहीं. लेट मी जस्ट ड्रॉ लिटिल लाइक दिस. दिस इज द बॉडी. और नीचे, ऊपर तो इसे शोल्डर जॉइंट बनाना है स्टूडेंट्स, और नीचे इसे एल्बो जॉइंट बनाना है. यानी किसके साथ अटैच होगी? जो नीचे की रेडियस और अल्ना है. यहाँ पर एक पुली जैसा स्ट्रक्चर होता है, हम पीछे से देख रहे हैं इसको, लाइक दिस. इस तरह से पुली जैसा स्ट्रक्चर है इसके, जिसे ट्रॉक्लिया कहते हैं. और फिर यहाँ पर ये जो ट्रॉक्लिया है, लेट मी राइट, दिस इज ट्रॉक्लिया, दिस इज अ पुली लाइक स्ट्रक्चर. ये इसकी मेन शैफ्ट है, दैट इज द बॉडी. ये जो उभार एक होता है इसमें, इसे डेल्टॉइड रिज कहते हैं. यहाँ पर जो हमारी आर्म की मेन मसल है डेल्टॉइड, ये वाली डेल्टॉइड मसल, ये जो मसल है ये यहाँ पर आके अटैच होती है, दिस बल्क, जहाँ पे इंजेक्शंस देते हैं. सो डेल्टॉइड रिज इसे कहते हैं. क्वेश्चन आता है डेल्टॉइड रिज किस बोन में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमरस एंड दिस इज द हेड ऑफ ह्यूमरस. ऑलराइट, सो ह्यूमरस में क्या क्या है? देयर इज हेड, और हेड ज्वाइन करेगा किसके साथ स्टूडेंट? इट विल ज्वाइन विथ द shaft, sorry, the, what do we say, the acromion process. It articulates, sorry, with glenoid cavity, with glenoid cavity of scapula, and then they both together forms the shoulder joint. हमने एज इट इज ये सेंटेंस लिखा था स्कैपुला में भी, ठीक है. सो डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्म्स शोल्डर जॉइंट. देन इसकी शैफ्ट में एक डेल्टॉइड रिज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड हियर डेल्टॉइड मसल्स या आर्म मसल्स अटैच. सो डेल्टॉइड और आर्म मसल्स अटैच हेयर. ये क्वेश्चन पूछते हैं, अटैचेस हेयर. देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दे हैव ट्रॉक्लिया. दिस इज एट द लोअर एंड एंड दिस इज अ पुली लाइक स्ट्रक्चर. पुली लाइक स्ट्रक्चर. ऑलराइट, नाउ ट्राई टू इमेजिन स्टूडेंट्स, यहां पर ये पुली जैसा स्ट्रक्चर है, यानी पीछे इसके थोड़ा सा क्या होगा, एक गड्ढा होगा, एक नॉच होगा, और जो नीचे की अल्ना बोन है उसमें ऐसा एक उभार रहता है. सो नाउ सपोज ये वो गड्ढा है, ये ह्यूमरस है, ये इसका गड्ढा है पीछे की तरफ, और ये अल्ना है, ये अल्ना में उभार है, ये इसमें जाके ऐसे फिट हो जाता है. एंड दिस मेक्स द एल्बो जॉइंट, जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्योंकि पीछे जाएगा तो ये टूट जाएगा. So this can move only in one direction, just like a door. All right. So now let us just write down that it has olecranon fossa. Fossa means गड्ढा. और इस olecranon fossa में आके क्या अटैच होगा? It articulates with अल्ना का ओलिक्रेनॉन प्रोसेस. प्रोसेस मतलब एक उभार, फोसा मीन्स एक गड्ढा. सो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, एंड दिस विल फॉर्म एल्बो जॉइंट. सो दो जॉइंट्स बन रहे हैं, एक एल्बो जॉइंट विथ अल्ना एंड एक शोल्डर जॉइंट. ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछते हैं. ऑलराइट, वो इस डायग्राम में हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो पीछे की तरफ है. सो अगर हमें बनाने ही है तो हम उसको कुछ इस तरह से बना देते हैं. पीछे जो गड्ढा है, दिस इज ओलिक्रेनॉन फोसा. स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ओलिक्रेनॉन फोसा पूछेंगे तो वो ह्यूमरस में है, और ओलिक्रेनॉन प्रोसेस पूछेंगे तो वो अल्ना में है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडियस एंड अल्ना. These are the two forearm bones. Humerus one है, हम एक तरफ की बात कर रहे हैं, each forelimb we are talking. Total 2 हो जाएंगे.
ईच फोरलिम। और ये टोटल कितनी हो गई? दिस इज ऑल्सो 1 इन नंबर, दिस इज ऑल्सो 1 इन नंबर। अब मेन पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं, रेडियस बाहर की तरफ है और अल्ना अंदर की तरफ। अब अगर आप हाथ ऐसे रखें तो ये बाहर ही अंदर हो गया, अगर आप हाथ ऐसे रखें तो ये अंदर और ये बाहर हो गया, तो हम कैसे माने? एक्चुअली स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन के लिए पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड पोजीशन को एक्सेप्ट किया गया है, दैट इज दिस पोजीशन। योर हैंड्स शुड बी लाइक दिस। दिस इज द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। थंब की तरफ, थंब इज टुवर्ड्स द आउटसाइड, दिस इज द लेटरल, एंड दिस लिटिल फिंगर इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। यानी रेडियस टुवर्ड्स थंब होगी एंड अल्ना इज टुवर्ड्स द मिड लाइन, दैट इज टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज टुवर्ड्स थंब, यानी कि ये लेटरल बोन है, दिस इज द लेटरल बोन फोर आर्म में, एंड दिस इज द मीडियल बोन ऑफ फोर आर्म, ये टुवर्ड्स द मिड लाइन है। ऑलराइट, नाउ हाउ विल इट हैपन? ये इस तरफ से हम देख रहे हैं लेफ्ट वाला, सो बाहर की तरफ यहां पर रेडियस है लाइक दिस, एंड जो अल्ना है स्टूडेंट्स उसमें प्रोसेस है जो यहां पर अटैच होगा लंबा सा लाइक दिस, and it is a thin bone and it is something like this. ये left है, this is left humerus, left side. So this is outside, this is the radius, outer one, and this is the ulna. और ये ulna में this is the olecranon process. और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे रेडियस और अल्ना भी आपस में अटैच होती हैं, बट हम वी आर नॉट टॉकिंग इनटू द डिटेल्स। हमें तो सिर्फ एल्बो जॉइंट किससे बन रहा है, शोल्डर जॉइंट किससे बन रहा है, डेल्टॉइड रिज इतना पता होना चाहिए, एंड देन वी शुड नो विच वन इज रेडियल एंड विच वन इज मीडियल। इसीलिए जो रेडियल आर्टरी भी इसे कहते हैं, जो थंब के पास में होती है, रेडियस के पास होती है, रेडियल बोन के पास। सो दीज आर इट। नाउ यू नोट दिस डाउन, देन वील टॉक अबाउट अदर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमने 2 पेक्टोरल गर्डल्स पढ़े जो दोनों तरफ 2 स्कैपुला ऑन द डॉर्सल साइड एंड 2 क्लैविकल ऑन द इंटीरियर साइड प्रेजेंट है, प्लस दोनों से अटैच है 1 फोरलिम, और हर फोरलिम में 30 बोन्स है, सो टोटल 60 एंड प्लस 2 + 2 4, दैट इज 64 बोन्स हमने पढ़ ली हैं अभी तक अपेंडिकुलर स्केलेटन की। इन सब के अटैचमेंट को ध्यान रखने के लिए आइए हम एक स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी में जो है 5 फ्रेंड्स हैं, रादर क्या क्या फ्रेंड्स हैं आइए देखें। सबसे पहले पॉल। ऑलराइट, पॉल जो है इसका फ्रेंड जो है वो है मैक। मैक का जो फ्रेंड है वो है चार्ली। चार्ली की फ्रेंड है रूबी एंड रूबी का फ्रेंड है हैरी। इन पांचों ने स्टूडेंट्स सोचा कि क्यों ना एक बिजनेस किया जाए, और उस बिजनेस के लिए इन्होंने प्लान बनाया, बट प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास में कोई फाइनेंस नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट्स थे वो हैरी के थे, तो इन सब ने हैरी को बोला कि यार तुम जाके और कहीं से सपोर्ट लेके आओ, फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग, वी नीड अ फुल सपोर्ट। हैरी जो है उसने कहा मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो है व्हाट शुड वी से, मेरा जो मेन सपोर्ट है, तो मैं अपने सपोर्ट के पास तुम्हें ले जाता हूँ। तो वो इसको अपने सपोर्ट के पास ले गया। ये सपोर्ट ने कहा मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन मेरा भी एक चीफ सपोर्ट है, तो मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। तो ये पहुंचे चीफ सपोर्ट के पास, ये अपने चीफ के पास इन्हें ले गया। ऑलराइट, इस चीफ ने कहा कि वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट, लेकिन हमें मेन क्या चाहिए, हमें मेन फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस के लिए हमें स्टेक होल्डर्स के पास जाना पड़ेगा, वही हमारे को सारा फाइनेंस देंगे। तो ये उन्हें लेकर गया स्टेक होल्डर्स के पास, जो इनके बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं। स्टेक होल्डर्स जो हैं ये कभी भी एक सिंगल पर्सन नहीं होता है, ये एक पूरी बॉडी होती है, देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल। सो स्टेक होल्डर्स ने कहा ओके वी आर रेडी टू फाइनेंस यू, बट हमारे टीम में 24 मेंबर्स और हैं जिन्हें हमें अपने साथ मिलाना होगा, क्योंकि उनके बिना हम पैसे नहीं लगा सकते हैं।
सो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके पास में 24 यानी 12 पेयर्स ऑफ रिलायबल पीपल थे। इन 12 पेयर रिलायबल पीपल के पास ये उनको लेके गया, उनके साथ इसका कॉन्टैक्ट था। और ये जो 12 रिलायबल पीपल हैं, 24 रिलायबल पीपल हैं, 12 पेयर्स, ये एक्चुअली कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ के। सो दे आर, वी कैन राइट 12 कपल्स ऑफ रिलायबल पीपल। इन्होंने कहा कि हम तो केवल फेस हैं जो सामने दिख रहे हैं, बट हमारा भी एक बैक सपोर्ट है। जब हम कभी फेल हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम में फंस जाए, तो हम अपने बैक सपोर्ट से हेल्प लेते हैं। सो इन्होंने कहा कि हम आपको अपने बैक सपोर्ट के पास लेके चलते हैं। और इस तरह से ये पांचों फ्रेंड्स, पॉल, मैक, चार्ली, रूबी एंड हैरी, अपने सपोर्ट एंड चीफ सपोर्ट के साथ जुड़े इन स्टेक होल्डर्स से, जो जुड़े हुए थे इन 12 कपल से, और ये 12 कपल्स जुड़े हुए थे अपने बैक सपोर्ट से। और इन सब ने फिर अपना बिजनेस शुरू किया, एंड विच इज फ्लरिशिंग। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम इस स्टोरी में क्या बताना चाह रहे हैं। आइए हम सबको समझते हैं। सबसे पहले फैलेंजेस, पॉल फैलेंजेस, हमारी 5 फिंगर्स में, 1 थंब एंड 4 फिंगर्स में जो बोन्स है, ये अटैच्ड है मैक यानी मेटाकार्पल से। मेटाकार्पल्स अटैच्ड हैं चार्ली यानी कार्पल्स, जो हमारी रिस्ट बोन्स हैं। ये अटैच्ड हैं रेडियस एंड अल्ना, रूबी, रेडियस एंड अल्ना। ये अटैच हैं ह्यूमरस से, विच इज द आर्म बोन। इन पांचों ने ये पूरा क्या बन गया है, 4 लिम्ब। दिस इज 1 4 लिम्ब। ये अटैच होंगे स्कैपुला से, क्योंकि ह्यूमरस का कनेक्शन किससे, हैरी किसके पास लेके गए, सपोर्ट के पास, चीफ सपोर्ट के पास नहीं। तो दिस इज स्कैपुला। सो ह्यूमरस इज कनेक्टेड विथ स्कैपुला, एंड हेयर वी हैव द शोल्डर जॉइंट। दिस इज द शोल्डर जॉइंट। स्कैपुला सपोर्ट, एक तरफ तो इसे सपोर्ट दे रहा है, बट वो जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ किससे, फ्रंट में क्लैविकल से, चीफ सपोर्ट उसका क्लैविकल। क्लैविकल एक तरफ तो स्कैपुला से जुड़ा है, बट दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है मेन स्टेक होल्डर, दैट इज द स्टर्नम। ये मेन स्टेक होल्डर है सेंटर में, यहीं पे आके सब अटैच हो रहे हैं। बट इन स्टेक होल्डर के पास में है 12 कपल्स यानी 12 पेयर ऑफ रिब्स, दे आर अटैच लाइक दिस, ऑलराइट। सो 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स तो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन ये बैक सपोर्ट है इनका किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, इसीलिए हमने बैक वर्ड लिखा है। सो दिस इज फॉर द वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज पोस्टीरियरली, ऑलराइट। सो इस तरह से हम सारा अरेंजमेंट समझ सकते हैं। अपर हाफ ऑफ द बॉडी में we have the 5 phalanges connected with the metacarpals, connected with the 8 carpals, connected with the 2 forearm bones, connected with the arm bone, connected with the scapula, connected with the clavicle, clavicle is connected with the sternum, sternum is connected with the ribs, and ribs are connected with the vertebral column. This is on one side and similarly on the other side. So this is how we can understand the complete structure of the upper half of the what we can say skeletal formation. All right. So यहाँ पे हम इसके numbers भी लिख देते हैं. This is 14 in number. This is 5. These are also 8. This is 1 and 1. ये 2 है, ये 1, ये 1. Sternum is again 1. ये एक साइड पे 12 है and this is total 26. All right. सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने कोशिश करी सभी को अंडरस्टैंड करने की, किस किस तरह से कौन कौन सी बोन किससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्लास में we'll continue with this appendicular system and we'll talk about the pelvic girdle and the hind bones and then the types of joints. Thank you and have a good day.